also be 75 marks. So 75 marks for the P1 and 75 marks for P2. All right. So in total combine करके आपका जो पाकिस्तान स्टडीज के मार्क्स बनेंगे that would be 150 and the grade from A star से लेके F तक the grade will be awarded. So the grade will be awarded based on किस चीज के ऊपर? It will be based on आपके पास history and geography के ऊपर the grade will be based on these 150 marks, all right, from history and from geography, both of them, all right. Okay, now let's talk about first. Okay, now let's talk about the first, how many questions will be there. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, and then question number 5. So these 5 questions will be there. So in these 5 questions आपके पास ज्योग्राफी के अंदर 75 मार्क्स का आपके पास पेपर है. 5 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड ईच क्वेश्चन will be further divided into the sub questions. All right, so now see this thing, they will be further divided into the parts: A part, B part, C part, and D part. All right, so now see this thing. So therefore हमारे पास question number 1, question number 2, question number 3, question 4, and question 5. So we will have these 5 questions and her question will comprised of 25 marks each. All right, so 25 marks का question number 1, 25 marks का आपके पास question number 2, same 25 marks का आपके पास question number 3, and same 25 marks का आपके पास question number 4, and then same 25 marks का आपके पास question number 5. All right, so 25 marks आपके पास each होंगे for each question. So 5 questions in total and आपके पास 25 marks का एक question है. So you have the choice to leave any 2 questions and to choose any 3 questions. So in between these 5 questions you can do any 3 questions और आप छोड़ सकते हो any 2 questions. So आपके पास ये आपके पास 5 questions है और इनमें से कोई से भी आप 3 questions कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 है, वो आपके पास चूज कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5. हमने जैसे हिस्ट्री के पेपर के अंदर देखा था सेक्शन ए कंपलसरी होता था, सेक्शन बी के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस होते थे कैम्ब्रिज के अंदर और आपके पास उन 4 क्वेश्चंस में से कोई से भी आपने 2 क्वेश्चंस करने होते थे. इसके अंदर ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा. इसके अंदर जस्ट डायरेक्टली आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे. इन 5 क्वेश्चंस के अंदर से आप कोई से भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो एंड यू कैन लीव एनी 2 क्वेश्चंस. ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग. अब आपके पास टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है, हाउ यू हैव टू चूज कि अगेन आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ना है. ऑलराइट, सो अब आपके पास एनी 2 क्वेश्चंस आपने, एनी 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं और एनी 2 क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, छोड़ने हैं. सो अगेन आपके पास चॉइस है. सो नाउ सी दिस थिंग, आप एग्जैक्टली कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द डिसीजन फॉर दिस. सो यू विल हैव ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट एंड समटाइम एफ पार्ट. लेकिन आपका हर क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होगा, एवरी क्वेश्चन इन दिस ज्योग्राफी पेपर, रिमेंबर दिस थिंग, एवरी क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास लास्ट पार्ट होगा दैट वुड कंप्राइज ऑफ 6 मार्क्स. इन कैम्ब्रिज हर क्वेश्चन का जो आपके पास लास्ट पार्ट होगा दैट वुड कंप्राइज ऑफ 6 मार्क्स. रिमेंबर दिस थिंग, ये आपके पास हाईएस्ट मार्क का पार्ट होता है जो आपके पास कैम्ब्रिज पेपर्स के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास जो लास्ट पार्ट होगा दैट वुड बी ऑफ 6 मार्क्स. ये आपके पास लास्ट पार्ट है. ऑलराइट, सो अगेन सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सिमिलरली आपके पास 6 मार्क्स का लास्ट पार्ट होगा. सिमिलरली आपके पास 6 मार्क्स का आपका लास्ट पार्ट होगा. सिमिलरली 6 मार्क्स का आपका लास्ट पार्ट होगा. एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी 6 मार्क्स का आपके पास लास्ट पार्ट होगा. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, अब हमारे पास चीज़ क्या है, हमारे पास द थिंग इज दैट इन बिटवीन दीज 5 क्वेश्चंस और इनके लास्ट पार्ट्स के ऊपर 6 मार्क्स के जो आपके पास है लास्ट पार्ट के ऊपर दैट वुड बी ऑफ लेवल मार्किंग. पूरा का पूरा पेपर आपका पॉइंट मार्किंग का है ज्योग्राफी का, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट पार्ट दैट इज ऑफ 6 मार्क्स. ऑलराइट, और ये जो 6 मार्क का आपके पास होगा दैट वुड बी ऑफ द लेवल मार्किंग. ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हम बात करते हैं ज्योग्राफी के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 यू गॉट, ठीक है. अब ए पार्ट आपके पास लेट्स सी हम कहते हैं कि 2 मार्क्स का आपके पास ए पार्ट था. बी पार्ट आपके पास लेट्स सी 4 मार्क्स का हमारे पास बी पार्ट था. ऑलराइट,
सो 4 मार्क्स का आपके पास बी पार्ट था। सी पार्ट सिमिलरली आपके पास था, लेट्स सी हम कह देते हैं 3 मार्क्स का। राइट, इन टोटल डी पार्ट आपके पास जो था, लेट्स सी हम कह देते हैं 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन करना था आपने, डिस्क्राइब करना था, ठीक है। सो अगेन एनी ग्राफ कैन कम, एनी मैप कैन कम, आपके पास कोई भी आपके पास डाटा आपके पास गिवन होगा। सो अगेन आपने इन ए बी सी पार्ट्स के अंदर होगा, लेकिन अगेन ऑल ऑफ दीज पार्ट्स विल बी ऑन द पॉइंट मार्किंग। All right. So now say this thing. So 5 and 3, 8 marks, 12 marks and 14 marks. Let's see. So again 14 marks and then E part भी हम कह देते हैं, let's see हमारे पास एक था 5 marks का. This makes up to the 19 marks. Now say this thing. ये आपके पास जितने भी parts आपके पास होंगे, they all will be assessed by the Cambridge examiners on the point marking. ठीक है, लेकिन आपके पास जो लास्ट पार्ट होगा, हमेशा हमेशा लास्ट पार्ट ऑफ द ईच क्वेश्चन होगा, वो आपके पास होगा किस चीज के ऊपर? लेवल मार्किंग के ऊपर। ओके, नाउ से दिस थिंग। सो हम एफ पार्ट देखते हैं, दैट वुड बी ऑफ 6 मार्क्स। और आपके पास ये वाले अदर क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, दैट वुड बी ऑफ द पॉइंट मार्किंग। ऑलराइट, एंड द लास्ट पार्ट दैट वुड बी ऑन द लेवल मार्किंग। ऑलराइट, सो 6 मार्क्स के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन है, जो 6 मार्क्स का पार्ट है, दैट वुड बी ऑफ लेवल मार्किंग। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो आपके पास होंगे किस चीज़ के ऊपर? पॉइंट मार्किंग के ऊपर। ऑलराइट, सो अगेन नाउ से दिस थिंग, पॉइंट मार्किंग का मतलब क्या है कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव टू डिस्क्राइब कि अगेन आपके पास दुआब क्या चीज़ होती है। सो अगेन व्हाट इज दुआब एक्चुअली? So again, if you are just stating that Doab is actually the place or the land between the two rivers, so again you are stating one point, so again you will get 1 point. So again you will get 1 mark. Okay. So again, if they have asked, for example, let's see what is alluvial terrace. So again you are stating 1 point, so you will get 1 mark. All right. So again, therefore remember one thing, कि आपके पास जितनी भी पॉइंट मार्किंग के क्वेश्चंस है, आप एक पॉइंट लिखोगे, सो अगेन यू विल गेट दैट 1 मार्क। लेकिन अगेन दैट डज नॉट वर्क फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, जो आपके पास 6 मार्क्स का है। ये जो 6 मार्क्स का आपके पास पार्ट है, दैट वुड बी असेस्ड ऑन द लेवल मार्किंग। और इसके 6 लेवल्स हैं। पहले 2 लेवल्स आइडेंटिफिकेशन के, बाकी 2 लेवल्स आपके पास एक्सप्लेनेशन के। लेवल 5 एंड लेवल 6 आपके पास होगा एग्जाम्पल्स के लिए, और लेवल 5 आपके पास एग्जाम्पल्स के लिए एंड लेवल 6 आपके पास होगा कंक्लूजन के लिए। सो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि अगेन कैम्ब्रिज के लेवल मार्किंग के ऊपर जब हम ज्योग्राफी की आएंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे। So again, if anyone has any question until now, so again please do ask related to even history का paper pattern, related to history का syllabus content, और related to this geography का paper pattern, जिसके अंदर हमने ये बात की कि आपके पास in total आपके पास 25 मार्क का each question है, ठीक है, and there will be in total there will be 5 questions, और इन 5 questions के अंदर से आपने any 3 questions attempt करने हैं, that would comprise of your 75 मार्क्स, और बाकी 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। लेकिन आपने चूज कैसे करना है? आपका हाईएस्ट मार्क जो है वो आपका डी पार्ट है, दैट इज 6 मार्क्स का। रिमेंबर वन थिंग कि अगेन आपके पास द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, कि अगेन हम साथ साथ करते भी जाएंगे कि अगेन जैसे जैसे आप ओपन करेंगे, सो इन द डिक्सल पेपर पैटर्न और इन द कैम्ब्रिज, दिस इज इन द फातिमा, दिस इज फॉर द कैम्ब्रिज, कि अगेन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम एडिक्सल के ऊपर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो अगेन हम जैसे ही हम अभी ये कैम्ब्रिज का एंड करने लगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द एडिक्सल वन। ऑलराइट, ओके, यस राफे प्लीज। Yes, Rafi, you have raised the hand. Is there any question? Yeah. Okay, okay, okay. That's fine. That's fine. Okay, all right. So now see this thing. Let's start with it. We'll start with our Edixel one now. So again, अगर कैम्ब्रिज के अंदर कोई इशू नहीं है, so again हमारे पास अब Edixel का हमारे पास पेपर पैटर्न एग्जैक्टली कैसे, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। सो फॉर द Edixel वन वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग कि हमारे पास जो Edixel का जो सिलेबस पेपर पैटर्न है, that is still again for the 75 marks. Remember one thing, the people who are not appearing from the Edixel या फिर जो कैम्ब्रिज से अपीयर हो रहे हैं, ये उनका पेपर पैटर्न नहीं है। दिस पेपर पैटर्न इज स्पेसिफिकली फॉर द पेयरसन एडिक्सल कैंडिडेट्स। ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग, सो अगेन स्टिल आपके पास 75 मार्क्स का आपके पास इन टोटल पेपर होगा, एंड स्टिल दिस द टाइम ड्यूरेशन विल बी सेम,
that is 1 hour and 30 minutes. 1 hour 35, 1 hour 30 minutes, and the 75 marks paper. All right. Okay. Now say this thing. So again, we will have three sections. The paper will be divided into three sections actually. All right. So paper one will be divided into section one, section two, and section three. All right. And in each section आपके पास अब ये section according to the syllabus divided है. All right. So again, syllabus हमारे पास क्या है? हम सबसे पहले syllabus लिख लेते हैं. This is again for the Edexcel. This is not for the Cambridge. So therefore, please be careful about this thing. So again, हम सबसे पहले syllabus लिख लेते हैं for the Edexcel. हमारे पास क्या है? जो Cambridge के students हैं, जो Cambridge के candidates हैं, they do not have to write about this thing. ठीक है? जो Edexcel के हैं, सिर्फ वो ये लिखें. All right. Okay, now let's start with it. So first one is the physical environment. The physical environment of Pakistan. Okay. The physical environment of Pakistan. All right. So this is our section 1. So section 1 is the physical environment of Pakistan. Let's start with it. Then the human environment. Section 2 would be for the human environment. The human environment of Pakistan. All right. Okay. So the first one is the physical environment of Pakistan. Number second, the human environment of Pakistan. And number third would be the challenges for the Pakistani environment, or the challenges for the Pakistan. या फिर challenges for the environment of Pakistan. So the third one would be challenges for Pakistan. All right. And again, in each sections the questions will be given, and again you will only have to attempt the 75 mark portion of your paper. And remember, the choices will be given. There will be some questions again आपके पास जिस तरह हमने कैम्ब्रिज के अंदर देखा था, there will be parts. Again आपके पास हर questions के आपके पास parts होंगे. And again from each question आपके पास again हर part के अंदर there may be आपके पास graph हो, there may be आपके पास map हो, there may be आपके पास data is given, you have to analyze the data. There may be again some short questions of describing, of explaining, of analyzing. So again, therefore short questions will also be given. All right. And again, similarly the last part. So again, similarly the last part, what is the last part of each question? कि again आपका level marking के ऊपर assessed होगा. And again, therefore we will work on these things again according to the paper pattern, according to the Edexcel and Cambridge paper pattern. हम अपने contents के ऊपर चलते हैं, history के लिए भी और geography के लिए भी. Okay. If anyone has any question, please do ask. Yep. Just one more thing for the Edexcel thing, that the physical environment of Pakistan के अंदर आपके पास syllabus content क्या चीज़ होगी? Physical environment of Pakistan के अंदर आपके पास topography, climate, and these things will be आपके पास होंगी किस चीज़ के अंदर? In the physical environment. The human environment के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? आपके पास जो normal आपकी जो trades हैं, ठीक है, आपने जो mineral resources, so resources वाला जो topic है Cambridge का, that will be in the human environment of Pakistan. All right. So अब आपके पास जो challenges for Pakistan है कि again to what extent Pakistan can develop. All right. So again, challenges for Pakistan. So again, therefore that part come in the section 3, that is the challenges for Pakistan for the Edexcel one. All right. So again, therefore if anyone has any questions, please do ask. Again आप mic on कर सकते हैं, या फिर again directly you can ask in the chat box. Yep. ओके ऑलराइट, हम मूव करते हैं कि अगेन प्लीज़ अगर कोई भी दरमियान में इशू, यू कैन टर्न ऑन योर माइक, और अगेन या फिर अगेन आप डायरेक्टली क्वेश्चन आप दरमियान में जो आपके पास चैट बॉक्स है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं. ऑलराइट. ओके, नाउ सी लेट्स स्टार्ट विद इट. सो अब हमारे पास हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर हिस्ट्री का सिलेबस फ्रॉम टुडे. हमने ये कहा था कि हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर वी नो कि अगेन आवर सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देन रिलीजियस थिंकर्स, देन आपके पास ब्रिटिश राज और ब्रिटिश रूल और EIC,
then we will talk about हमारे पास War of Independence, then Sir Syed Ahmad Khan, and then we will talk about languages and the other आपके पास जो chapters हैं या topics हैं. So let's start from history today. Okay, so now see this thing. We have the history topic today. In history, the first thing is about the decline of Mughal Empire. All right. So let's have some review about the decline of Mughal Empire. We do not have to learn about how it started. We do not have to learn about how it emerged. We do not have to talk about again the policies of those Mughal emperors जो कि again peak time के ऊपर आए. We have to only talk about दैट मुगल एम्पायर का पीरियड जहाँ पे मुगल एम्पायर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ओके, और इट टर्न टूवर्ड्स डिक्लाइन, ओके, and that time was during the time of Aurangzeb. All right, so again we have to talk about the policies of Aurangzeb also, right? So therefore let's start with it, that we will start with the decline of Mughal Empire. So our today's topic is decline of Mughal Empire. Decline of Mughal Empire. Okay, now let's talk about it. So let's have an overview of the decline of Mughal Empire. Please remember this thing. Okay, again, we again have to do only that part where Mughal Empire tend towards decline. All right. So now, so during the time of Aurangzeb, who was Aurangzeb? Now let's start with it. That Aurangzeb, that he actually embraced, he actually took the Mughal Empire in 1658. Okay, so therefore during that time, during that period, what happened, and he died in 1707. So almost 50 years tak he ruled over the Mughal Empire, and he was there. Therefore, he was also considered one of the. He is also considered responsible. कि again, due to him or due to his policies, Mughal Empire went into decline. Why? Mo- Actually, Aurangzeb was a very strict military ruler, and he was also the strict Islamic ruler. इनसे पहले जितने भी हमारे पास मुगल एम्परर्स आए थे औरंगजेब से पहले, they were not that much Islamic. All right. For example, Akbar was very fond of other religions, that he introduced the new religion known as Deen Ilahi. So again, where he combined Hinduism and Islam into one religion. So therefore, in order to bring the unity among the subcontinent, what happened? Akbar did, he introduced Deen Ilahi. So he was considerate towards Hindus. All right. Lekin, however, Aurangzeb time, what happened? That Aurangzeb, let's talk about Aurangzeb now. So he was very strict Islamic ruler. Okay. So let's start with it. Aurangzeb. So again, what happened, that he was very strict Islamic ruler. What he did, अब हमने उनकी policies पढ़नी है. The first Islamic policy introduced by the Aurangzeb was that he reintroduced the jizya tax. अब jizya tax हमारे पास क्या था? So again, jizya tax यहाँ होता क्या है? Jizya tax is the Islamic tax that is taken from the non-Muslims. और ये कौन से non-Muslims होते हैं? वो non-Muslims जो कि रह रहे होते हैं अंडर द इस्लामिक रूल. ऑलराइट. सो अगेन, जो रूलर इस्लामिक रूलर हैं वो आपके पास नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्ट करते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके. दिस इज जिजिया टैक्स एंड इट इज द इस्लामिक रूल. ऑलराइट. एंड दिस इज द इस्लामिक टैक्स. सो अगेन व्हाट हैपेंड, औरंगजेब री इंट्रोड्यूस द जिजिया टैक्स. सो अगेन ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जिजिया टैक्स चलता हुआ आ रहा था. लेकिन व्हाट हैपेंड, Akbar ne, because Akbar was very considerate towards Hindus, so what he did, that he abolished the jizya tax. उन्होंने खत्म कर दिया. Abolish means खत्म कर देना, end कर देना. So Akbar abolished the jizya tax on Hindus to win the support of Hindus, or to bring the unity among Muslims and Hindus. लेकिन what happened, that what Aurangzeb did, the first thing he did was reintroduction of jizya tax. Reintroduction of jizya tax. So reintroduction of jizya tax was one of the policies of the Aurangzeb. Number second. So again, what happened जब jizya tax आपने introduce किया, अब हुआ क्या?
अब जिजिया टैक्स औरंगजेब ने इम्पोज किया। अब ये इम्पोज किसके ऊपर हो रहा है? ये इम्पोज हो रहा है हिंदूज के ऊपर। ऑल राइट। अब ड्यूरिंग दैट टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदूज वर एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स, हिंदूज वर इन मोर, दे वर इन मच नंबर्स, सो अगेन एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स। सो देयरफॉर अब इशू क्या आया? इशू ये आया कि हिंदूज थॉट कि अगेन या तो ये हैवी टैक्सेस हम पे इसलिए इम्पोज किए जा रहे हैं ताकि अगेन हमें मुस्लिम्स करवा दिया जाए, कि कन्वर्ट करवा दे। सो अगेन फोर्सिबली कन्वर्शन हो रही है। दैट्स व्हाट हिंदूज थॉट। ओके, सो देयरफॉर दे स्टॉप सपोर्टिंग द मुगल एम्पायर। सो अगेन अब हुआ क्या? व्हेन दे स्टॉप सपोर्टिंग द मुगल एम्पायर, जो आपके पास मुगल एम्पायर थी, मुगल एम्पायर की मेजर सपोर्ट कौन थी? हिंदूज थी। व्हाई? बिकॉज दे वर इन लार्ज नंबर्स। So again, when Hindus they stopped supporting the Mughal Empire started to go into decline. This is the first point of the decline of Mughal Empire. Why Mughal Empire went into decline? The first point is reintroduction of jizya tax by the Mughal Emperor. All right, Mughal Emperor Aurangzeb, what he did, he was a very strict Islamic ruler and he reintroduced the jizya tax, and therefore Hindus thought. So again, this jizya tax was imposed on the Hindus, non-Muslims. So therefore, what happened? The Hindus thought that this step is taken to convert them from Hinduism to Islam. So therefore, they stopped supporting the Mughal Empire. So what happened after that? What happened after that? That they stopped supporting the Mughal Empire. Therefore, the Mughal Empire tends towards decline. Okay. So therefore, this is the first point. हम इसकी explanation, linkages, everything will we हम इसके बारे में लिखेंगे. लेकिन this is just the identification of our first point. All right. So again, if still anyone has any questions, so again यहाँ तक please do ask. Otherwise, we are moving towards the next thing. Okay, now say this thing. So हमारे पास the second thing हम जो बात करेंगे, we will start with that. जी 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 we can say that indeed, but Hindus did not started supporting the British at that time, because again at that time EIC was not as much immersed as it will be in the future. अभी तक EIC हमारे पास during this time नहीं आई. Again, मैंने आपको अभी हमने जो बात की है कि अगेन हमारे पास 1658 से लेके हमारे पास 1707 तक का टाइम चल रहा है. During this time आपके पास the EIC was emerging. Okay, EIC was not at the peak. So therefore we cannot say कि again आपके पास दो rivals थे, ब्रिटिश थे और मुस्लिम्स थे. So therefore हिंदूज ने जब देखा कि अगेन मुस्लिम्स उनकी तरफ कंसिडरेट नहीं है, या फिर औरंगजेब जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं उनके रिलीजन में, तो अगेन वो क्या, उन्होंने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं हुआ. हिंदूज ने अपनी फाइटिंग स्टार्ट कर दी. जो मराठास थे, सो अगेन हमने ये देखेंगे कि अगेन हमारे पास जो हिंदू गोरिल्ला फाइटर्स आए. So again, Hindu guerrilla fighters, they were at that time, they started the wars against the Muslims, against the Mughal Empire. All right. So again, therefore, for more than 18 years, आपके पास जो मुगल एम्पायर की आर्मी थी, they started fighting with the Marathas and they could not defeat them. And again, we will see that Shah Waliullah wrote the letter to Ahmad Shah Abdali in Afghanistan कि वो आए और इन मराठास को हराएं. So again, in the Battle of Panipat 3, आपके पास Ahmad Shah Abdali came and he defeated the Marathas आपके पास in the Battle of Panipat 3. So therefore आपके पास क्या चीज़ है? We cannot say कि again at this time specific time कि जब उन्होंने interfere करना start किया in the Hinduism, so again Hindus turned towards the British. Okay. So again, but rather they turned against the Mughal Empire. ये था. They turned against the Mughal Empire and they started their own army. That we can say that, for example, let's say हमारे पास Marathas. So again, आपके पास जो Hindu guerrilla fighters थे. So we can say that. Okay. All right. Now say this thing. So again, he was also considerate that he was intolerant towards the other religion. So औरंगजेब की second वजह क्या बनी कि again Mughal Empire decline की तरफ गई. The first one was reintroduction of jizya tax, and number second,
that he was intolerant towards the other religion. Intolerant towards other religion means intolerant, intolerant towards other religion. All right, intolerant towards other religions. Again, remember this thing that we will do the explanation and linkage, the whole points later. You can remember this thing. This is just the identity. These are just the identification of those points. All right. So again, हम इनको डिटेल में करेंगे अभी. Okay. So now say this thing. So again, हमारे पास क्या चीज़ है? Intolerant towards the other religion. औरंगजेब, हमने बात की थी, he was the very strict Islamic ruler, right? अब हुआ क्या? He was very strict Islamic ruler. कैसे? That कि अगेन उन्होंने दैट ही स्टॉप्ड द सिंगिंग थिंग जो आपके पास उस वक्त हमारे पास पैलेसेस के अंदर हुआ करती थी. ही स्टॉप्ड दैट. ओके. So again, singing, dancing, drinking, all of these things were not only banned in his palace, but also they were banned across the India. So he was considered as intolerant towards the other religion by the other religion people. So again, जैसे कि हमारे पास हिंदूज थे. So again, Hindus, Sikhs. So again, therefore they started considering आपके पास औरंगजेब को as he is not tolerant towards their religion. So first, stop the dancing, singing, and drinking. Number second, again, he was also blamed that he destroyed the Hindu temples. By Hindus, he was blamed that he destroyed the Hindu temples. Not only he destroyed the Hindu temples, but also he built masjid or mosques on those places. So again, this hurt the religious sentiments of the Hindus and they turned against the Mughal Empire. So again, therefore, the Mughal Empire went into decline. All right. So again, he was inconsiderate towards the other religion. इसके अंदर हमारे पास explanation क्या होगी? Explanation के अंदर क्या चीज़ है? First, he stopped the singing, drinking, and dancing and all these kind of things in the palace and across the India, across the subcontinent. All right. Number second, not only this, but he was also blamed. Remember this thing. He did not do this thing. He was blamed. All right. So he was blamed that he destroyed destroyed Hindu temples. Not only he destroyed the Hindu temples, but he was blamed that on those places he built masjids or mosques. Okay, so therefore this hurt the religious sentiments. All right. So not only this, he also banned sati. He also banned sati. Remember this thing. The sati was banned at two places. एक तो बैन की ये ब्रिटिश ने, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 हुई. एक औरंगजेब ने बैन की, उससे पहले औरंगजेब ने बैन की. अब सती एग्जैक्टली हमारे पास होती क्या है? रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज नोट दिस थिंग कि सती आपके पास होती क्या है. सती इज द हिंदू ट्रेडिशन. Sati is the Hindu tradition where a wife used to immolate herself on the ashes of her dead husband. अब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ कि अगेन आपके पास दिस इज द हिंदू ट्रेडिशन जिसके अंदर व्हेन एवर अ हस्बैंड डाइज, सो आपके पास जब उनको बर्न किया जाता था, सो अगेन द सती ट्रेडिशन इज कि अगेन वाइफ को भी बर्न कर दिया जाता था ऑन द एशेज ऑफ हर डेड हस्बैंड, ऑन द फायर ऑफ दैट डेड हस्बैंड. ओके, सो दिस वाज द सती एंड इट वाज not only morally but Islamically this was against them. So therefore अब हमारे पास क्या चीज थी? So therefore what was this thing कि अब आपके पास this was आपके पास ये आपके पास एक morally नहीं थी. So again आपके पास un-Islamic भी थी. So therefore औरंगजेब banned it. लेकिन again what other religions thought, what Hindus thought, they thought that the Aurangzeb is against their religion. Therefore, they started hating or they started the movements against the Mughal Empire. Therefore, the Mughal Empire went into decline. So these green points, these are the explanation of this main point that the Aurangzeb was intolerant towards other religion. But again, the people used to think that. Remember this thing. Whatever he did it right according to Islam. But again,
But again, remember this thing. From the other religion's perspective, from the Hindus' perspective, he was doing work against them. Therefore, they stopped supporting the Mughal Empire, and the Mughal Empire tends towards the decline. All right. Okay, now say this thing. Number third point. From the Aurangzeb's policy, that he started the expansion policy. He started the expansion policy. So what was the expansion policy of Aurangzeb? Now say this thing. So expansion policy Aurangzeb की क्या थी? He started the wars with everyone, not only with the Persians. He started wars with Persians, Afghanis. He started wars with Marathas. Then he started wars with EIC. So again, remember this thing, that he started the wars with everyone. He wanted to expand the Mughal Empire, लेकिन इससे issue क्या हुआ? एक तो first he could not win. For example, let's see, in Afghanistan he spent more than 10 years. With Marathas he spent more than decades. ठीक है? So again, therefore, these wars cost a lot of money. These wars not only made the Mughal Empire's army tired, but also that it drained the Mughal Empire's treasury. मुगल एम्पायर की जो ट्रेजरी थी वो ड्रेन हो गई. सो अगेन आपके पास ना सिर्फ मुगल आर्मी वीक हुई, बल्कि अगेन आपके पास जो मुगल एम्पायर की ट्रेजरी थी वो वीक हो गई. कैसे? कि अगेन जब ये वॉर्स हुई, दीज वॉर्स इनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स हुआ करते थे. सो अगेन दीज एक्सपेंडिचर्स वर टू मच कॉस्टली. ओके, सो देयरफॉर आपके पास एक्सपेंशन पॉलिसी किस किस के साथ वॉर्स हो रही हैं? आपके पास पठान्स के साथ वॉर्स हो रही हैं. सो अगेन इन अफगानिस्तान. Alright, so with Pathans, with Marathas also, not only with Marathas, but also he started with the Persians. Alright, and also not only with the Persians, but again he was also fighting from the EIC, with the EIC soldiers. Alright, so again these wars cost a lot of money. Okay, so now say this thing. अब इस एक्सपेंडिचर को कवर अप करने के लिए क्या किया, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है. नाउ से दिस थिंग. सो पठान्स, मराठास, पर्शियंस, ईआईसी. अब हमारे पास क्या चीज हुई? एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हम बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन के अंदर हमारे पास ये है कि दीज वॉर्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. ठीक है, नॉट ओनली आपके पास मुगल आर्मी वीक हुई, बल्कि अगेन आपकी मुगल ट्रेजरी जो थी वो भी वीक हुई. सो मुगल ट्रेजरी गॉट ड्रेन्ड. ऑलराइट, सो नाउ सी दिस थिंग. सो मुगल ट्रेजरी आपके पास ड्रेन हुई. नॉट ओनली दिस. ओके वेट, आई थिंक यू गाइस कैन नॉट सी दिस थिंग, सो देयरफॉर लेट मी जस्ट पुट इट हियर. ओके, नाउ से सो नॉट ओनली मुगल ट्रेजरी आपके पास ड्रेन हुई, बट ऑल्सो आपके पास जो मुगल आर्मी थी दैट ऑल्सो गॉट वीक. ओके, सो मुगल आर्मी ऑल्सो गॉट वीक. ऑलराइट, सो नाउ से दिस थिंग. अब मुगल आर्मी वीक हो रही है, मुगल ट्रेजरी आपके पास ड्रेन हो रही है. ऑलराइट, इन कॉस्ट को कवर अप करने के लिए अब क्या किया गया? इन कॉस्ट को कवर अप करने के लिए औरंगजेब ने हैवी टैक्सेशंस इंपोज करना शुरू कर दिया. हैवी टैक्सेशन किसके ऊपर? स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर. जिजिया टैक्स बढ़ा दिया. ठीक है, सो अगेन देयरफॉर अब आपके पास क्या है? एक तो आप क्या कर रहे हैं? वॉर्स कर रहे हैं. ठीक है, और उन वॉर्स का जो एक्सपेंडिचर है वो आप ले रहे हैं किस चीज से? किससे? नॉन मुस्लिम्स से. और वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन इंपोज कर रहे हैं. ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स भी. सो हैवी टैक्सेशन वाज इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स. सो अगेन ये जो हैवी टैक्सेशन थी, दिस टर्न द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर और अगेंस्ट द औरंगजेब. सो अगेन जो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज ऑन द हैवी टैक्सेशन इम्पोज्ड बाय द औरंगजेब. सो फोर्थ पॉलिसी जो औरंगजेब की थी, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई, दैट वुड बी हमारे पास हैवी टैक्सेशन. ऑलराइट, सो हैवी टैक्सेशन. ऑलराइट, अब ये हैवी टैक्सेशन क्यों लगाई गई? हैवी टैक्सेशन दो वजूहात की वजह से. एक वॉर्स की वजह से, और नंबर सेकंड एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल. दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल ऑफ द औरंगजेब एंड द अदर एम्परर्स. सो एक्स्ट्रावेगेंस lifestyle. Now say this thing. So again, extravagance lifestyle and the heavy taxation. Heavy taxation क्या चीज थी? Heavy taxation
the taxes they were imposed on the people of the subcontinent, not only Hindus but also the Muslims. So again, ab hua kya, these taxes were collected and these money or this cost was actually spent on the wars and on the extravagance lifestyle of the Mughal emperors. अब extravagance lifestyle मुगल emperor की क्या थी? Now let's talk about it. औरंगजेब की हमारे पास that he used to build palaces. That was his शौक. ठीक है. So again हम ये कहते हैं कि again he used to like to build palaces, okay, and mosques, okay. So again अब आपके पास क्या चीज थी? These things cost a lot of money to the Mughal empire. कैसे? कि again the extravagance lifestyle. For example, let's see, he built a pearl mosque. So again आपके पास जो एक pearl mosque है और जो बादशाही मस्जिद, ये दोनों आपके पास है. So now say this thing. So pearl mosque आपके पास औरंगजेब ने बनाई just for his own personal prayer. Just for his own personal prayer. The pearl mosque was made. All right. So and again अब आपके पास हुआ क्या? This pearl mosque was made just for the prayer of the Aurangzeb. And again, these kind of extravagance lifestyle औरंगजेब used to live. और इससे इशू क्या आया? इससे इशू क्या आया? जब हम इसको लिंक करेंगे तब हम देखेंगे. इससे इशू ये आया कि आपके पास जो मुगल ट्रेजरी थी वो ड्रेन हो गई. इकोनॉमिकली मुगल एम्पायर वीक हो गई. सो इकोनॉमिकली Mughal Empire got weak. Alright, now say this thing. Mughal Empire got weak. Okay, now say this thing. So Mughal Empire got weak economically. Okay, now say this thing. So हमारे पास this was the extravagance lifestyle of the Mughal emperors. Let's have the quick revision of what they have done. और हमारे पास औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन. फिर उसके बाद हम अदर रीजंस के ऊपर आएंगे कि अदर रीजंस हमारे पास क्या थी. या फिर फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब. सिर्फ औरंगजेब वाज नॉट द ओनली पर्सन. सो औरंगजेब वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसकी वजह से अगेन क्या हुआ कि औरंगजेब वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गई. बल्कि इनके बाद जो एम्परर्स आए उन्होंने भी क्या किया हम वो भी पढ़ेंगे. ऑलराइट. सो अगेन अभी तक जो औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा है, औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन. लेट्स रिवाइज इट. द फर्स्ट थिंग वाज हमारे पास the first thing was that Aurangzeb was the very strict Islamic ruler. Therefore, he reintroduced the jizya tax that was abolished by Mughal Emperor Akbar. All right. अब what was this jizya tax? आपने इस jizya tax को explain करना है. ये आपके पास jizya tax exactly है क्या? Jizya tax was taken by the किससे? Islamic ruler. किससे? From the non-Muslims, specifically from the Hindus, for their protection. All right. So अब आपके पास क्या चीज हुई? This heavy taxation was reintroduced and again वो हिंदूज जो कि ऑलरेडी किस चीज के अंदर पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे, वो हिंदूज जो ऑलरेडी एक डाउन लाइफ के अंदर थे. सो अगेन एक पुअर लाइफ आपके पास गुजार रहे थे. दे कुड नॉट अफोर्ड टू पे दीज हैवी टैक्सेशंस. दे कुड नॉट अफोर्ड टू पे दिस जिजिया टैक्स एंड दे थॉट that this thing is being done because again Aurangzeb is trying टू कन्वर्ट दैम कि अगेन वो हिंदू से कहाँ पे हो जाए, मुस्लिम्स हो जाए. क्योंकि अगर वो मुस्लिम्स हो जाते हैं तब तो उनको जिजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा. राइट. सो अगेन हिंदूज थॉट दैट दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक ऑफ द औरंगजेब कि अगेन वो उनको इस्लाम की तरफ लाना चाह रहा है. ऑलराइट. सो अब हमारे पास क्या चीज़ थी? नंबर सेकेंड, इनटॉलरेंट टूवर्ड्स द अदर रिलीजन. कि अगेन आपके पास द फर्स्ट थिंग दैट सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बैन करवा दी गई, नॉट फ्रॉम द पैलेस बट फ्रॉम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. Number second, he was also blamed for the destroying of Hindu temples. Hindu temples की जगह के ऊपर मस्जिद बनाना. So again, he was blamed for that. All right. And again, he also banned sati. We should also know what is sati. Sati was the Hindu tradition in which a wife used to immolate herself on the ashes of her dead husband. All right. And again, as this was immoral, and again, not just आपके पास ये एक morally और ethically गलत था, बल्कि अगेन इस्लामिकली it was not right. All right. So again, therefore, Aurangzeb banned it. However, Hindus, from the Hindus' perspective, Hindus thought that again he is trying to impose Islam on the Hindus. All right. Therefore, they turned against the Mughal Empire. They turned against the Mughal Emperor Aurangzeb. All right. Number third point,
expansion policy. He fought with everyone, with Pathans, with Marathas, with Persians, with EIC. He spent decades and decades on one war. Okay, so again, not only this drained the Mughal treasury, but also it made the Mughal army weak. And in order to cover the Mughal treasury, what he did, he imposed the heavy taxations. And these heavy taxations were being collected not just from the non-Muslims but also from the Muslims, जो कि already एक poor life गुजार रहे थे subcontinent के अंदर. So again, these poor people who had to pay the heavy taxes किस चीज़ के लिए? Wars के लिए. और नंबर सेकंड किस चीज़ के लिए? एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल के लिए. सो अगेन एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल भी किसकी? जस्ट टेम्परर्स की. All right, so therefore they stopped supporting the Mughal empire. All right, and Mughal empire turned towards the decline. Number fifth point, the extravagance lifestyle of the Mughal emperors. कैसे कि again specifically औरंगजेब का हम बात करते हैं कि औरंगजेब used to live a very extravagant lifestyle. कैसे that he built a pearl mosque for himself, just again just for his own personal prayer he built a pearl mosque. Okay, so again एक वो एम्पायर जो कि आपके पास डिक्लाइन की तरफ जा रही है, एक वो एम्पायर जो आपके पास फाइट कर रही है मराठा से, और जो आपके पास जिसके पास ट्रेजर ही नहीं है, जिसके पास आपके पास जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई है, जो मिलिटरीली बहुत वीक हो गई है, जो पॉलिटिकली बहुत वीक हो गई है, सोशली बहुत वीक हो गई है, वो एम्पायर, उस एम्पायर के जो एम्परर्स हैं वो अगेन क्या कर रहे हैं? पर्ल मॉस्क बना रहे हैं जस्ट फॉर हिज ओन पर्सनल प्रेयर. सो अगेन देयरफॉर these things not only made the Mughal Empire economically weak, but also made it tend towards the decline. So again, therefore, जब हम वो ब्रिटिश की बात करते हैं ना, दिस इज जस्ट फॉर द जनरल पर्पसेस, कि अगेन जब हम वो ब्रिटिश की बात करते हैं कि जी ब्रिटिश केम एंड दे टुक ओवर द मुगल एम्पायर, ब्रिटिश दे केम एंड दे जस्ट गेव अ ब्लो ऑफ एयर एंड अगेन मुगल एम्पायर got vanished. So again, why? Because it was economically weak, it was militarily weak, it was politically weak because of the emperors. And this is just the start. जब हम रीजंस के ऊपर इन डेप्थ जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगेन द ब्रिटिश व्हेन दे सॉ द अपॉर्चुनिटी दे जस्ट गिव अ ब्लो. उन्होंने अगेन आके अगेन जंगे करके कंप्लीटली ऑक्यूपाई उस तरह नहीं किया, दो दे डिड फाइट, but again they did not actually made them militarily weak. They did not make them militarily weak. They did not actually drain their Mughal empire's treasury. Mughal emperor's decisions, they made it. All right, so again we will talk about this thing. So again ये वाले हमारे पास just औरंगजेब के बारे में बातें थी कि these were the औरंगजेब्स policies. All right, and these points can be written in the हमारे पास जो आपके पास 16 मार्क क्वेश्चन है फॉर द एडिक्सल. फॉर द कैम्ब्रिज के लिए हमारे पास 7 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स्ट्रावेगेंस लाइफस्टाइल वाज द ओनली रीजन वाई मुगल एम्पायर गॉट डिक्लाइंड. ओके, सो अगेन आपके पास 10 या 14 मार्क का क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है फॉर द कैम्ब्रिज. फॉर द एडिक्सल इट कैन बी 16 मार्क्स कि अगेन आपके पास औरंगजेब की एक पॉलिसी, बाकी अदर पॉलिसीज जिसकी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुई? डिक्लाइन. ऑलराइट, so again this was just the start, this was just the introductory class. So again हम इसको इन डेप्थ लेकर जाएंगे हर पॉइंट को. अगेन आई विल राइट इट हेयर. ऑलराइट, कि अगेन मैं यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट जो हमने अभी जस्ट आइडेंटिफाई किए हैं, मैं इन सब पॉइंट्स को आपके पास यहाँ पे लिखूंगा एंड अगेन यू गाइज विल कॉपी इट. ऑलराइट, एंड अगेन प्लीज डू रिमेंबर इफ देयर इज एनी इशू, कोई भी ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई भी इशू, यू कैन टर्न ऑन योर माइक, या फिर अगेन आप जो चैट बॉक्स है जो गूगल मीट का, you guys can use it. All right, so yep, that's all for today. If you guys have any questions, please do ask. Yep, you guys can turn on your mic if you want to, otherwise if you do not, then you guys can use. Yes. Of course ma'am, because again of course again the thing is that not only homework but also the assessment will be taken, बट अगेन आफ्टर 2 वीक्स. जैसे ही हमारे पास ये ऑलमोस्ट ये 3 नवंबर से 10 नवंबर है, 10 से 17 नवंबर, सो 17 नवंबर से जो वीक स्टार्ट होगा उसके वीकेंड के ऊपर हमारे पास असेसमेंट होंगे हर सैटरडे के ऊपर.
सो अगेन टाइमिंग सैटरडे की हमारे पास यही होंगी, सो हर सैटरडे के ऊपर हम असेसमेंट रखा करेंगे। और अगेन होमवर्क्स के ऊपर जो हमारे पास डेली होमवर्क के ऊपर ये होगा कि हमारे पास पॉइंट्स विल बी मेंशन। ये जो पॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हम लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को कहा करेंगे कि अगेन जो स्टूडेंट है वो अगेन क्या करे कि आपके पास लेवल मार्किंग के अकॉर्डिंगली आंसर लिखे। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू कि अगेन होमवर्क्स एंड असेसमेंट बोथ विल बी गिवन मैम। Yes, if anyone has any other question. All right, I think then that's all for today. But still अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो, आप अगेन ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप के अंदर यू गाइस आर नॉट आपके पास यूर गाइस आर नॉट कंफर्टेबल टू आस्क इन द ग्रुप, यू गाइस कैन डायरेक्टली मैसेज मी कि अगेन आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। सो इन बोथ वेज, इन आइदर वेज इट इज़ ओके फ्रॉम मी कि अगेन अगर आप क्लास के अंदर यू आर शाय, सो अगेन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन